हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल निशु एंड राजी। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे एक डीएनए हेलिक्स जो होता है वो किस तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पैकेज्ड होता है। अब स्टार्ट करने के पहले हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो सेल है, जैसे लेट्स से ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, दिस इज सेल। और सेल के अंदर ये क्या दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल इज न्यूक्लियस। ये जो बॉल दिख रही है ना सेल के अंदर, ये ग्रे वाली, ये है न्यूक्लियस। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁻�6 मीटर। मतलब जो एक टिपिकल न्यूक्लियस है उसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁻6 मीटर। जब ये 10⁻⁻⁻6 मीटर है, और जो हमारा डीएनए होता है जो कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर। तो ये जो 2.2 मीटर का जो लेंथ है डीएनए का, वो किस तरीके से 10⁻⁻⁻6 मीटर के न्यूक्लियस के अंदर रहता है। दैट्स वाई हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। समझ में आया पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारी न्यूक्लियस की साइज जो दे रखी है उसकी लेंथ है लगभग समझो 10⁻⁻�6 मीटर। लेट्स से वो इतना होता है, और 2.2 मीटर मतलब 2.2 मीटर कितना ज्यादा होता है, राइट? तो ये जो है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब हमें कैसे पता है ये 2.2 मीटर होता है ना? इसे मैं आपको कैलकुलेट करना समझाती हूँ। सबसे पहले ये देखो कि अगर ये कोई डीएनए है, ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट एक रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, दिस इज 3.4 नैनोमीटर। और इसी को हमने लास्ट वीडियो में समझा था, ये क्या है, इसकी पिच है। पिच ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। और इस पूरे इसमें कितने डिविजन है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे होते हैं टोटल 10 बेस पेयर्स है। तो दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 3.4 नैनोमीटर अपॉन 10। तो ये हो गया 0.3 नैनोमीटर। सो ये कितना आ गया, 0.3 नैनोमीटर हो गया, है ना? तो दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। तो 3.4 नैनोमीटर 0.34 नैनोमीटर इज 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब कभी भी अगर हम टिपिकल मैमेलियन सेल की अगर लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वी यूज दिस फॉर्मूला विच सेज लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज, जितने भी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो दो के बीच का ये हमने कितना डिस्टेंस निकाला है, इतना 0.34 नैनोमीटर। तो ये हमने लिख दिया। और टोटल बेस पेयर्स जो होते हैं ह्यूमन में वो होते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ये 109 दिख रहा है बट दिस इज 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा लेंथ ऑफ अ न्यूक्लियस, आई एम सॉरी, लेंथ ऑफ अ डीएनए जो कि होगा 2.2 मीटर्स। और न्यूक्लियस की कितनी लेंथ है, 10⁻⁻⁻6 मीटर। तो ये एकोमोडेट कैसे होता है, ये न्यूक्लियस इस डीएनए को अकोमोडेट कैसे करता है, यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ओके, सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, तो जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, व्हाट डज प्रोकैरियोट्स मीन, अगेन ये होते हैं बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई। जो भी इकोलाई होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, आप उसके प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, राइट? एक न्यूक्लियस, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता है, एक रीजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, पढ़ते हैं ना? तो इनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। डीएनए जो है, जैसे लेट्स से ये प्रोकैरियोट्स है, तो डीएनए जो रहेगा वो क्या होगा, पूरा स्कैटर्ड होगा थ्रू आउट द सेल।
पर डीएनए में किस तरीके का चार्ज है? इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड वेयर एज जो प्रोटीन्स रहेंगे जो कि इस नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए के ऊपर जाके लग जाएंगे, लेट्स सपोज ये डीएनए स्कैटर्ड है, तो इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन्स लग गए, प्रोटीन्स लग गए, प्रोटीन्स लग गए। अब ये सारी चीजें क्या होगी, एक रीजन में आके कलेक्टेड हो जाएगी, और उस रीजन को व्हाट वी विल कॉल इट न्यूक्लियोइड। ओके, हम क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो वो किस तरीके से हेल्ड करेंगे? प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। अब समझते हैं यूकैरियोट्स के केस में होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो भी यूकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है न्यूक्लियोसोम। अब पहली बात ये है कि जो डीएनए है वो इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली, पूरा कंप्लीट लिख देते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ना। अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए पे एक पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन जो होंगे वो उसको क्या करेंगे? रैप करेंगे। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन में कौन से, इन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स बोलेंगे? हिस्टोन प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये रहेगा क्या? हिस्टोन ऑक्टामर। मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन किस फॉर्म में रहेगा? ऑक्टामर के फॉर्म में रहेगा। ऑक्टा मतलब 8। तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसके पीछे 5, इसके पीछे 6, इसके पीछे 7, और ये वाले के पीछे यहाँ पे क्या रहेगा? 8। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं हिस्टोन ऑक्टामर में? 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, और इसके बाहर की ओर क्या रहेगा? इस तरीके से रैप्ड डीएनए रहेगा, जो कि क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहते हैं वो ऑक्टामर के फॉर्म में हमें मिलेगा H2A, H2B, H3 एंड H4। ये हो गए 4 हिस्टोन। अब इनकी 2-2 यूनिट होगी, जैसे H2A की 2 यूनिट, H2B की 2 यूनिट, H3 की 2, H4 की 2। तो ये 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल्स। इसीलिए हमने कहा कि जो कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ओके, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये वाला, ये जो अंदर वाला, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। और इसको किसने रैप किया है? ये इसको रैप किया है डीएनए ने, ये डीएनए ने, ठीक है। और ये जो है, ये जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल को यहाँ पे जोड़ रहा है, ये क्या हो गया? दिस इज हिस्टोन, H1 हिस्टोन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है। क्यों भाई? यूकैरियोट्स में क्या होता है? सबसे पहली चीज, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं रिलेटिवली सिंपल होते हैं, यूकैरियोट्स जो होते हैं थोड़े से क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन्स। सो हिस्टोन्स आर फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है, नॉट प्रोकैरियोट्स। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो प्रोटीन होगा उसमें एक चार्ज अक्वायर होगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो होंगे उसके साइड चेन में किस तरीके का रेसिड्यू है, बहुत टाइप के होता है, लाइजीन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, और जो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में वो कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। कुछ होते हैं न्यूट्रल, कुछ होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, कुछ होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कौन सा साइड चेन रखा है, ठीक है। अगर साइड चेन रखा है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब बेसिक अमीनो एसिड है। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है साइड चेन में, तो वो हो जाता है एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो जो होगा इस पे, जो भी चार्ज होगा वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज साइड चेन पे। हिस्टोन्स जो होते हैं वो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ पॉजिटिव वाले क्या होते हैं?
बेसिक होता है। नेगेटिवली चार्ज है अगर साइड चेन में, तो वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि अगर हिस्टोन्स बेसिक अमीनो एसिड है मतलब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया, अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स। अब इसके बाद ये चीज समझनी होगी कि हिस्टोन्स में कितने हैं, कितने यूनिट्स है, 8 यूनिट्स है, 8 मॉलिक्यूल्स है। तो उसको क्या बोला गया, हिस्टोन ऑक्टामर कहा गया। ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन को क्या किया है, रैप किया है। फिर क्या आता है, अब हमें एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है जो कि बनता है टिपिकल न्यूक्लियोसोम। और ये जो जो भी हमारे पास ये रैपिंग थी ना, इसी को तो हमने क्या बोला है, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, दिस होल स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स इन्वॉल्व है, 200 बेस पेयर। दिस इज 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्सेस एंड नॉट। अब न्यूक्लियोसोम constitute the repeating unit of a structure in a nucleus called chromatin। अब हमारे पास लेट्स से ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे इस तरीके से हमें क्या दिखेंगे, न्यूक्लियोसोम दिखेंगे। और उस स्ट्रक्चर को व्हाट वी विल कॉल क्रोमैटिन। ठीक है। न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमैटिन आर सीन एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जब हमें क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम दिखेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बोला जाएगा। ठीक है। अब ये किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, दिस बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर। तो उन्होंने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हमने क्या बोला, क्रोमैटिन फाइबर, जो कि फर्दर और कॉइल होगा और क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो डबल हेलिक्स हमारे पास दे रखा है, इसकी कॉइलिंग हो रही है। ओके। So here what we have, the first thing here is short region of DNA double helix। इसकी जो ये चौड़ाई दिख रही है कितनी है, 2 नैनोमीटर है, राइट। और यहाँ पे देखो ये डीएनए है। अब ये थोड़ा और क्या होगा, और अच्छे से कन्वर्ट होता है, ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल। और इसका ये देखो ये इस तरीके से अरेंज्ड है। देन हमारे पास आता है, हमारे पास यहाँ पे आता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या चीज एंटर कर चुकी है, न्यूक्लियोसोम में यहाँ पे आ चुकी है हमारे और हिस्टोन ऑक्टामर के साथ ये इस तरीके से क्या है, पैक्ड है। और ये बना लिया न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। और जब ये न्यूक्लियोसोम वाला जो स्ट्रक्चर है ये फर्दर और क्या होगा, इस तरीके से लूप फॉर्म करके पैक होगा। तो ये एक सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है। फिर ये आगे जाके और कंडेंस होगा और फिर आगे जाके और कंडेंस होगा और ये एंटायर माइटोटिक क्रोमोसोम बनेगा। फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिल गया, क्रोमोसोम मिल गया। तो किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर हमें पूरा जो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से वो क्या है, एकदम पैक्ड है। तो ये चीज कैसे हो रही है, जो बहुत खुला 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 डीएनए है, 2.2 नैनोमीटर 2.2 मीटर जिसकी लेंथ है, वो कैसे इस न्यूक्लियस के अंदर आ गया, इस न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस के अंदर आ गया। तो कैसे आ गया, इस पैकेजिंग की वजह से आया। ओके, इस पैकेजिंग की वजह से आया। अब the packaging of chromatin at higher level requires addition set of protein that collectively referred to as non-histone chromosomal protein। अब ये जो क्रोमैटिन की जो पैकेजिंग हो रही है वो हायर लेवल पे जो हो रही है, ठीक है, इस पे कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है और इन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है। एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, हिस्टोन के बाद में हमें और भी प्रोटीन्स लग रहे हैं दैट आर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ हमें लूजली पैक्ड रीजन मिलेंगे। लूजली पैक्ड रीजन, लूज पैकिंग है, लूज पैकेजिंग है। और वो किस तरीके से स्टेन करने पे कैसे आएगा, लाइट स्टेन होगा, लूज, लाइट, एंड वी विल कॉल इट यू क्रोमैटिन। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, यू क्रोमैटिन। और जो क्रोमैटिन बहुत डेंसली पैक्ड होगा और जब उसको स्टेन किया जाएगा तो वो बहुत डार्क स्टेन करेगा।
दैट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, यूक्रोमैटिन जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि कौन सा क्रोमैटिन जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा जहां पे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन मुझे पूरी स्पेलिंग लिखनी चाहिए, मे बी यू आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रांसक्रिप्शन, ओके, जब भी हमारे पास कोई डीएनए है तो डीएनए से जब हमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तब हम इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। ओके, तो ये दो प्रोसेस होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बन गया मतलब क्या हो गई, प्रोसेस रिवर्स हो गई, तो इसको बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, अब आपने देखा होगा कि कई बार जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आई विल टेल यू, जब डीएनए का सिंथेसाइज होगा और डीएनए ही बनेगा, मतलब एक डीएनए था उससे दूसरा डीएनए बना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, एंड द होल थिंग which I just have discussed with you guys is known as सेंट्रल डॉगमा। इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस बोलते हैं। ये होता है सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन, एंड दिस होल थिंग इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। ओके, तो जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट है वो क्या है, यूक्रोमैटिन है। Okay, euchromatin is the transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is an inactive one. Okay, I hope guys कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। Thank you so much for watching this video and please do like, share and subscribe this video.